नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं। कुछ दिनों से आप चर्चा लगातार सुन रहे होंगे। आम को लेकर एक खास चर्चा इस वक्त चल रही है, और जो चर्चा चल रही है वो इस बात पर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कितना आम खा रहे हैं, कितना उनकी डाइट में शुगर जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर ना सिर्फ लोगों में जिज्ञासा है कि डायबिटिक लोग क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, उसको लेकर राजनीति भी एक अलग किस्म से इस वक्त जारी है। तो इसीलिए आमों के मौसम में जरा आपको ये बता दें कि जेल में आम खाने का जो मामला है वो अदालत तक अब पहुंच चुका है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल शुगर बढ़ाने के लिए जानबूझकर ये आम का सेवन जो है वो कर रहे हैं। मेरी सहयोगी अनीता मेरे साथ है, ये थोड़ा समझने के लिए कि कुल मिलाकर ये सेहत पर असर कैसे डालता है, कितना डालता है, और इस पर जो राजनीति है उसको जरा थोड़ा सा परे कर देते हैं, क्योंकि 4 दिन से हम लोग यही बात कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, उसको जरा थोड़ा परे करके अनीता के साथ जरा थोड़ी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आम करता क्या है और वाकई आम से शुगर लेवल बढ़ता कैसे है। अनीता, बिल्कुल, ये तो बात हो रही थी कि आम और शुगर की और थोड़ी सी राजनीति की, लेकिन डायबिटीज से पीड़ित जो लोग हैं उनके मन में ये सवाल अक्सर उठता है कि आम हम खाएं या ना खाएं। पीड़ित लोगों को अक्सर सलाह दी जाती है कि वो मीठा ना खाएं। होता आम भी मीठा है, लेकिन आम जो है वो आम खाने से आम आदमी कैसे बच सकता है और क्यों बचे भला? भारत में आम सबको बेहद पसंद रहे हैं, यहाँ तक कि मिर्जा गालिब को भी आम बेहद पसंद थे। उनसे जुड़ा एक किस्सा बेहद फेमस है, जिसमें वो अपने एक दोस्त को, अपने एक मित्र को एक शेर सुनाते हैं। एक कविता उन्होंने कही थी जो आम से जुड़ी हुई थी, वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, आप भी ज़रूर सुनिएगा। आम के आगे नेशकर क्या है से जुड़ी ये कविता है, और इसमें लाइनें कुछ इस तरह से हैं। मुझसे पूछो तुम्हें खबर क्या है, आम के आगे नेशकर क्या है। नेशकर आपको बता दूं, नेशकर गन्ने को कहा जाता है। मिर्जा गालिब का आम के लिए ये प्यार अब आप भी समझ चुके हैं। दूसरी तरफ हम रुख करते हैं आंकड़ों की तरफ। एक स्टडी के मुताबिक भारत में 11% लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, वहीं 15% लोगों में प्री डायबिटिक है। ये मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है। देश में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, यहाँ तक कि ओबेसिटी के मामले पहले से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, पहले के मुकाबले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का दशहरी, बिहार का जरदालू, मुंबई में अल्फांसो, बेंगलुरु में आपका बंगनपल्ली, तो वहीं पश्चिम बंगाल में मालदा की महक और मिठास के लोग दीवाने हैं। फलों का राजा तो आम है, लेकिन इसी आम से कुछ लोग दूरी बनाते हैं, और दूरी बनाने वाले वो लोग हैं मधुमेह या डायबिटीज से पीड़ित लोग। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं। सर, स्वागत है आपका। ये सीनियर डायरेक्टर हैं सेंटर ऑफ डायबिटिक BLK हॉस्पिटल दिल्ली से। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं कोमल मलिक, जो हेड डाइटिशियन है एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद से। तो आपसे पहला सवाल लेते हैं सर, आम आखिर लोग खाएं डायबिटीज से जो पीड़ित हैं या नहीं? देखिए, आम जो है बिल्कुल डायबिटीज़ के मरीज़ खा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको ये कम्प्लीमेंट करूँगा कि आज जो आपने टॉपिक चुना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों में, डायबिटीज़ के मरीजों में अक्सर ये रहता है कि मैं क्या क्या फल खा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आम नहीं खा, सब लोगों को तो ये होता है कि उन्होंने ज़िंदगी भर आम खाया ही नहीं। डायबिटीज़ के मरीज़ आम खा सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा कम होगी। आप जो है देखिए, आम में ग्लाइसीमिक, हम थोड़ा सा जानते हैं कि 1-2 चीज़ें होती हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स बात की जाती है कि जब हम जो कोई फल खाते हैं तो उससे शुगर एकदम कितनी बढ़ती है। तो कई फल ऐसे होते हैं जिनका लो होता है, किन्नी का मीडियम, किन्नी का बहुत ज़्यादा होता है। आम एक ऐसा फल है जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो है, और इसकी वजह से जब आप ये आम खाते हैं तो आप जो है इससे शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। आम खा सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। आप उसको जो है किस समय कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्योंकि आम में 2-3 चीज़ें याद लेनी चाहिए। 60% जो जितनी विटामिन C हमको बॉडी में चाहिए वो आम से मिल सकती है। तो ये तो एक इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कैल्शियम होता है, इसमें फाइबर होता है, इसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट भी है, पर इसके साथ थोड़ी सी सावधानी बहुत ज़रूरी है। एक तो चीज़ ये है कि खाली पेट नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि खाने के बाद रात को सोने के टाइम पे नहीं लेना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि इसको एज ए डेजर्ट या मिठाई के तौर पे नहीं लेना चाहिए। और बेस्ट टाइम होता है इसका 11 AM या 4 PM पे आप ले सकते हैं। एक आम में 67 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप
100 ग्राम की जो है उसको जो है 50 ग्राम आम, आधा आम अगर आप खा लेते हैं। मेन चीज़ है कि आम जिस दिन खाएंगे उस दिन बाकी फलों को छोड़ना होगा। ये नहीं हो सकता कि मैं सारे ही फल खा लूँ। डायबिटीज़ का मरीज सेब, संतरा, मौसमी, अमरूद, पपीता, नाशपाती, बेरी ये खा सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कितना मात्रा खानी चाहिए और एक समय में कौन सा फल खाना चाहिए। तो हम यही कहते हैं कि आप 200 ग्राम तक फल आप ले सकते हैं, लेकिन डोंट मिक्स देम। तो ये जो आपने बताया ये डायबिटीज के मरीजों के लिए, क्योंकि जो जो आपने बातें बताई मैं सब उसका बिल्कुल उलट करता हूँ। आम की सीजन में मैं हर समय आम खाता हूँ, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। तो ये डायबिटीज के मरीजों के लिए ज्यादा सार्थक है ये बात कि आपको बड़ा नियंत्रित तौर पर खाना चाहिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो नॉर्मल आदमी भी खाता है, क्यों हम अवॉइड करते हैं अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि कई बार अगर सुबह सुबह हम उसको खाते हैं तो उससे एसिडिटी हो सकती है। और रात में उसको इसलिए अवॉइड करते हैं कि जिन लोगों में ऑलरेडी एसिडिटी की प्रॉब्लम है और आप ऐसे खाने के बाद में स्वीट डिश है उस तरह खा रहे हैं तो उससे और ज़्यादा को एसिडिटी हो सकती है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए उससे। जी अनीता। हमारे साथ डॉक्टर कामत जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ डॉक्टर कामत मलिक हैं, उनसे जानते हैं। सर ने अभी आप बात की जीआई की, आखिर जीआई है क्या, वो किस तरह से शुगर को इफेक्ट करता है? जीआई बेसिकली जिसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, और ये एक तरह का स्केल है जो 0 to 100 के नंबर्स पे उस स्केल पे रहता है। और ऑलमोस्ट हम जितने फूड आइटम्स हैं, इंक्लूडिंग आपके सारे फ्रूट्स भी, हम उस स्केल पर रखते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो है, तो हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लो, मीडियम और हाई कैटेगरी। जो बेसिकली है आम, वो हमारा लो टू मॉडरेट या लो टू मीडियम कैटेगरी में आता है। लो में जो बेसिकली 1 से 55 तक की वैल्यू है वो हम लो में काउंट करते हैं, और 56 से लेकर 69 तक की वैल्यू जो है वो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे रहता है। और उससे ऊपर जैसे ही हम 70 से ऊपर जाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई में चला जाता है। तो अलग अलग, जैसे हम बात करते हैं, हर फ्रूट का एक अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो हमारा जो मैंगो है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो में, लो टू मीडियम के बीच में मैं कहूंगी कि रहता है। जी डॉक्टर मलिक, यहाँ एक सवाल उठकर ये आएगा कि आपने आम के जीआई की बात की, बहुत सी किस्म के आम भारत में मिलते हैं, दुनिया भर में मिलते हैं। भारत में तकरीबन 1500 तरह के किस्मों के आम मिलते हैं। तो क्या किसी तरह से, जैसे अगर आप बात करें दशहरी, मालदा, बीजू, सुकुल, कुछ ऐसे भी आम हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वो डायबिटीज़ के लिए सेफ हैं, जो डायबिटिक्स हैं वो उन आमों का सेवन कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे आम हैं जो डायबिटीज़ फ्री होकर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं? देखिए, फ्री होकर तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्वांटिटी बहुत मैटर करती है मैंगो के इंटेक में। क्योंकि ऑल्दो हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें सिर्फ शुगर ही है, उसमें फाइबर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप फल की क्वांटिटी जरूर मेजर करके खाएं। आप 100-150 ग्राम तक फल आप खा सकते हैं। और बात रहे कि अलग अलग आम में, कि अलग अलग वैरायटीज के आम में ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मैं कहूंगी मोस्ट ऑफ द मैंगोज 50 से 55 के बीच में रहता है, जो लो टू मॉडरेट के बीच में रहता है, मीडियम के बीच में रहता है। तो बट इन सब कैटेगरी में बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये कहती है कि अल्फांसो मैंगो जो है उसका ग्लाइसेमिक मालदा इंडेक्स मैंगो को काफी बोलना चाहिए, कम वो है, मालदा बहुत जो मीठा है। डायबिटिक्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बट वहीं पे बात आती है कि आपको उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा। ठीक है। एक आम होता है मालदा, उसके मिठास के बारे में हम सब ने सुना है। कहा तो ये भी जाता है कि मालदा इतना मीठा होता है कि उसके मिठास की सुगंध कई किलोमीटर तक फैलती है और सांप उस पर लिपटे रहते हैं। ये आम आप अपनी डाइट में कितना शामिल कर सकते हैं? मतलब मालदा, अगर आपने कहा आप एक आम खाएं या आधा आधा करके खाएं, लेकिन अगर आप मालदा को खा रहे हैं जिसकी मिठास के चर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मालदा को खाते हुए किस बात का आप खास ध्यान रखें? जब भी हम फ्रूट, या हम जैसे मैंगोज की बात कर रहे हैं, मालदा मैंगो की बात कर रहे हैं, तो कोशिश हम यही करें कि हम इसे जैसे डॉक्टर साहब ने बोला 11 बजे या शाम के टाइम पे, जो खाने के बीच का समय होता है उस टाइम पे इंक्लूड करें। जैसे मिड मॉर्निंग हो गया, या हम इवनिंग स्नैक, क्योंकि फ्रूट हम यूजुअली स्नैक की तरह ही कंज्यूम करते हैं, तो आप उसे बीच के टाइम पे रखें। और जो हम मैक्सिमम अमाउंट बोलते हैं, आप 150 ग्राम तक एक बार में खा सकते हैं।
और ट्राई करें कि हम जैसे मालदा आम है, ये ऐसे किसी फ्रूट के साथ मिक्स करके नहीं खाएं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा है। तो अगर हम खा रहे हैं तो हम आधा आम, अगर हम मोस्टली एक आम का जो वेट होता है वो हम 100 से 110 ग्राम के बीच में होता है, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप आधा आम एक टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। तो वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप क्वांटिटी को देखें, और आधा आम एक टाइम पे आप बहुत ही इजीली खा सकते हैं, जो डायबिटिक्स भी खा सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर अशोक, ये तो बात हुई कि कौन सी किस्म के आम हम ले सकते हैं, किसमें मिठास कम है, किसमें ज़्यादा है। प्री डायबिटिक किन बातों का ध्यान रखें? डायबिटिक, प्री डायबिटिक कितने आम एक दिन में खा सकते हैं? देखिए, जो आम की अभी वैसे डॉक्टर कोमल ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप जनरली क्या होता है, राइप दो तरह के होंगे, एक तो बहुत पका हुआ और एक थोड़े कच्चे। खास करके हम लोग जैसे अल्फांजो या इस तरह के जो होते हैं, जो थोड़े खट्टे वाले आम होते हैं, उनके अंदर जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उसमें शुगर की मात्रा कम होगी। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने बिल्कुल सही की कि आपको उसकी मात्रा को अपना नियंत्रण में रखना होगा। और जहाँ आपने बात की प्री डायबिटीज़ की, देखिए इस समय जो है तकरीबन अगर हम लोग बात करें तो 15% लोग जो है प्री डायबिटीज़ के हैं, और ये वो सभी लोग हैं जिनकी अगर संख्या मानी जाए तो हर साल 10% ये प्री डायबिटीज़ के लोग डायबिटीज़ में कन्वर्ट होते हैं, और यही एक बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। इनको बढ़ाने के लिए मेन चीज़ ये है कि वेट की बात है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपके चांसेस डायबिटीज़ होने के और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वज़न किस चीज़ से बढ़ेगा? जब हम हाई कैलोरीज़ की डाइट खाएंगे, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम लोग जो है फूड ऐसे खाएंगे जिसके अंदर हाई कैलोरीज़ हैं, तो आपका वेट बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है, आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, और आपके शुगर और ज़्यादा डायबिटीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ में आम के लिए, तो आम भी उतना ही मात्रा में आपको जो है, सबसे बड़ी चीज़ जो है, इसको मिड मील स्नैक्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं है कि इसको आप एज ए फ्रूट के एकदम से भर के आप पूरी प्लेट भर के खाएंगे। आपको जैसे भी फ्रूट जब लेना है तो इसको एज ए क्वांटिटी लिमिटेड होगी, और जब भी आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इट इज़ ए बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जब ज़्यादा होगा तो आपका वेट भी बढ़ाएगा, और उससे आपके आगे चल के चांसेस डायबिटीज़ होने के और बढ़ जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये तो सारी बात हुई प्रिकॉशंस जिनको डायबिटीज़ ऑलरेडी है, ये जो प्री डायबिटीज़ वाले लोग हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरा फेवरेट फूड आम है, तो मेरे जैसे लोगों को कितना आम, जिनको डायबिटीज़ नहीं है फिलहाल, उन्हें कितना आम वो खा सकते हैं, कितना खाने में उन्हें परहेज़ करना चाहिए जिससे कि आगे जाके भी उन्हें कोई परेशानी ना हो? एक आम आप रोज़ खा सकते हैं। मैं तो अभी भी कहता हूँ एक नॉर्मल साइज़ का आम तो आप, जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो तो खा ही सकता है ना, बिल्कुल। जैसे हम लोग कहते हैं 200 से 250 ग्राम तक आप फल रोज़ खा सकते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट ए डायबिटिक, और अगर आप प्री डायबिटिक वाले फेज में भी नहीं हैं, तो आप बिल्कुल इसको इंजॉय कर सकते हैं। आफ्टर ऑल ये सीजनल फ्रूट्स हैं, इसके अंदर सारे विटामिन और सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन कैन यूज़ इट। ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, हर कोई ले सकता है। तो मतलब मुझे शायद जो मैं आम खा रहा हूँ, मुझे उसकी थोड़ी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा आम तो बेशक आम के सीजन में खाता ही हूँ। लेकिन एक डाइटिशियन के तौर पर जब लोग आपके पास आते हैं और अपनी डाइट के बारे में जब आपसे चर्चा करते हैं, या जब आप अखबारों में आजकल ये खबर पड़ती है कि आम को लेकर इतना घमासान है, तो किस तरीके की लोगों के अंदर क्यूरोसिटी रहती है, किस तरीके के सवाल वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि जी क्या मैं फलाना श्रेणी का आम खा सकता हूं, या मैं ये वाली नस्ल का आम खा सकता हूं? किस तरीके के आपके सामने लोगों के सवाल आते हैं, और आप कैसी डाइट बना के लोगों को देने की कोशिश करती हैं? बिल्कुल ठीक बात है कि जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, और स्पेशली जब डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं, तो उनके बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं फ्रूट्स को लेकर। और कुछ फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो, जिसमें बहुत ही ज़्यादा उनका एक मैं कहूँगी कि मिथ रहती है कि हमें मैंगो खाना नहीं है या खाना है। जैसी डायबिटीज़ होती है, लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में रहता है कि हमारा आज से मैंगो खाना बंद हो गया। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अगर मैंगोज़ या हम कोई भी ऐसा फल लेते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा-सा ज़्यादा है, मैंगो का तो जैसे हम कहते हैं कि लो टू मीडियम है, बट ऐसे कुछ और फ्रूट्स भी हैं, अगर हम किसी और फ्रूट का जिसका इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा है और हम अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट आप उसका पोर्शन कंट्रोल करें। पोर्शन कंट्रोल करें, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप उसको ऐसी किसी भी चीज़ के साथ मिक्स नहीं करें
जिसमें ऑलरेडी काफी हाई कार्बोहाइड्रेट है या काफी हाई शुगर है, या हम कह सकते हैं उन फूड आइटम्स के साथ मिक्स नहीं करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। तो आप यूजुअली जब भी आप फ्रूट्स लेते हैं, मैंगो लेते हैं, तो आप कोशिश करें कि उसको लो फैट प्रोटीन के साथ या आप उसको फाइबर के साथ मिक्स करके लें। लो फैट प्रोटीन मतलब जैसे आप लो जी जी फैट डॉक्टर योगर्ट्स ले जी सकते हैं। जी डॉक्टर कोमल, यहाँ पर एक चीज आपने कही, आपने कहा कि गर्मियों में और भी बहुत से फल आते हैं आम के अलावा। तो और भी फल हैं जो मीठे हैं, जो पानी से भरपूर हैं, जैसे लीची है, तरबूज है, खरबूज है। क्या डायबिटीज के मरीजों को आम के साथ साथ दूसरे फलों को खाते हुए भी सावधान रहना चाहिए, लिमिटेड खाना चाहिए? उसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर हम देखें तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा है और वो हाई वैल्यू में लाई करता है। तो जब भी हम ऐसे कुछ भी फ्रूट्स है, जैसे लीची है, आप कह रहे हैं सीजनल है, और वाटरमेलन है, तरबूज है और खरबूजा है, तो हम जब भी इन फ्रूट्स की बात करें, बिकॉज कई बार होता है इसके अंदर वाटर कंटेंट इतना अच्छा होता है, तो हम उसकी क्वांटिटी कंट्रोल नहीं कर पाते। जब हम फ्रूट खाने लगते हैं तो हम कई बार खूब सारा फ्रूट खा लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हर फ्रूट की उसकी क्वांटिटी थोड़ा फिक्स करना चाहिए। अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो मेजर मील जो आपका ब्रेकफास्ट है या लंच है या डिनर है, उसके साथ में नहीं इंक्लूड करके आप उसको बीच के समय पे ले सकते हैं। और उसकी क्वांटिटी भी आप थोड़ा सा जो डायबिटिक्स हैं स्पेशली जी उनको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मतलब ये लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि सवाल किस तरह का पूछा जा रहा है। सबका अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी पसंद होती है कि आप कैसे आम खाना चाहें, लेकिन क्या कोई खास तरीका भी है जिस तरीके से आप आम को खा सकते हैं? आप मतलब आप मैंगो अपनी शेक डाइट में में मिक्स आम करके को कुछ इस आप तरह डाइट से में किस तरीके से उसको शामिल इस्तेमाल करें। करें कि आप मैंगो शेक बना लें उसका, या फिर आप काट के शुगर किसी स्पाइक लोगों ना को हो। काफी सारा शौक होता है, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है कि रोटी के साथ हम आम खा रहे हैं, तो कैसे किस तरीके से अपनी डाइट में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं? आप ताकि उसको शुगर भी हाँ, आप उसको जो है यू कैन मिक्स, आप उसको जो है कर्ड के साथ, मिल्क के साथ और कई बार नट्स के साथ उसको मिक्स कर सकते हैं, सो दैट इट विल बी बिकम मोर टेस्टी। कई लोगों को आदत होती है मिल्क जो है मैंगो शेक के लिए, कई लोगों को आदत होता है, आजकल बहुत पॉपुलर हो गया मैंगो लस्सी भी मिलती है जो बहुत, आई थिंक इवन हमारे यहाँ तो है ही, बाहर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन उसमें यही है कि द पीपल जिनको है डायबिटीज़ या वो लोग थोड़ा प्रिकॉशन करते हैं, उसमें चीनी नहीं डलवाते, बट उसको डेफिनेटली आप डिफरेंट तरीके से बना के खा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, उसके बना के ले सकते हैं। सो जो आप बात कर रहे थे उसमें, जैसे पाइनएप्पल है उसको अवॉइड करना चाहिए, अपने को ड्राइड फ्रूट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, अपने को जो पैक्ड वाले जो जूसेस होते हैं उनको अवॉइड करने, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा, एक तो सबसे फ्रेश फ्रूट में क्या है कि उसका पल्प होता है जी, जिसके अंदर जितने जूसेस उसके अंदर पल्प नहीं है और उसके अंदर सिर्फ वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए अगर हम बात करें डायबिटीज़ वालों के लिए और दोज हु आर प्री डायबिटिक, जी। क्योंकि इनसे जो है वेट बहुत बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये दीज आर एक्चुअली नेचुरल शुगर्स। तो डॉक्टर, कई बार बात की जाती है फूड कॉम्बिनेशन की। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी हैं जो डायबिटीज के मरीजों को बचना चाहिए कि आम के साथ अगर वो उन्हें मिक्स करते हैं या खाते हैं तो शुगर बढ़ सकती है या उनका ग्लूकोज लेवल हाई हो सकता है। ऑरेंजेस के साथ इसको अवॉइड करते हैं, जनरली हम ये मान के चलते हैं जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं और मैंगो को उसके साथ अवॉइड करते हैं, उसके साथ नहीं मिलाना चाहिए जनरली ऐसा, क्योंकि उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा उसको अवॉइड करा जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण था। देखिए, रोज राजनीति पे बात करके तो ये बताया जा सकता है कि कहां पर क्या कहा जा रहा है। जो बार बार बात हो रही थी कि क्या ये जानबूझ के खाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल कैसे जानबूझ के अपनी तबियत को खराब करने के लिए खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप आम बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि किस तरीके से डायबिटिक या प्री डायबिटिक होने के बावजूद भी आप आम का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ एहतियात बरतने की आवश्यकता है। कितना खाएं, कब खाएं, उसको समझने की आवश्यकता है, और किसके साथ खाएं, ये महत्वपूर्ण बातें इस चर्चा में निकल के सामने आई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मलिक, आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर अशोक कुमार इंगन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। स्क्रैप माफिया रवि काना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक
थाईलैंड पुलिस की हिरासत में रवि काना को लिया गया है। नोएडा पुलिस काफी समय से थाईलैंड पुलिस के संपर्क में थी। रवि काना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ है। यह सबसे बड़ा स्क्रैप माफिया है। इसकी 120 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति नोएडा पुलिस ने जब्त की है, लेकिन रवि काना हाथ नहीं लग पाया था अभी तक। तो क्या दिल्ली लाने का रास्ता साफ होगा? ये इस वक्त एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या अब दिल्ली लाने का रास्ता खुल जाएगा? गौतम बुद्ध नगर के बड़े गैंगस्टर रवि काना को थाईलैंड में डिटेन कर लिया गया है। वो काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा था और नोएडा पुलिस को इस बात के इनपुट मिले थे कि रवि काना थाईलैंड में है। इसके बाद नोएडा पुलिस ने थाईलैंड की पुलिस से ये इनपुट शेयर किए और थाईलैंड की पुलिस ने रवि काना को उसकी एक महिला मित्र के साथ डिटेन कर लिया है और इसकी जानकारी नोएडा पुलिस को दे दी है। अब नोएडा की पुलिस की एक टीम बहुत जल्दी ही थाईलैंड जाएगी और रवि काना को गिरफ्तार करके नोएडा में लाने की कोशिश करेगी। रवि काना पर 11 से 12 मुकदमे हैं, जिसमें एक मुकदमा एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और किडनैपिंग का है, जिसको लेकर वो चर्चा में आया और उसी मुकदमे के बाद वो फरार हो गया था। जिसके बाद लगातार जो नोएडा पुलिस है वो उसके ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। उसकी पत्नी मधु नागर को भी गिरफ्तार किया गया है और लगातार पुलिस उसके ठिकानों पर दबिश दे रही थी। उसकी करीब 120 करोड़ की जो संपत्तियां हैं उनको नोएडा पुलिस ने कुर्क कर लिया है। 2014 में उसके भाई हरेंद्र नागर की हत्या के बाद पूरे गैंग की कमान रवि काना उर्फ रवि नागर ने संभाल ली थी और उसके बाद वो कबाड़ के काम में आ गया। स्क्रैप के काम में वो लगातार आगे बढ़ता रहा। उसने कई बड़े स्क्रैप कारोबारियों का धंधा बंद करवा दिया और उनका स्क्रैप अपने गोदामों में ले आया। यहाँ तक कि जबरन वसूली और जो ट्रक स्क्रैप लेकर निकलते थे उन ट्रक्स को रोककर वो अपने गोदामों में ले आता था। उसके साथ कई पुलिसकर्मी भी मिले हुए थे। लगातार आरोप लगते रहे हैं कि कई सारे पुलिसकर्मी भी मिले हुए थे, अधिकारी मिले हुए थे और उसकी वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये भी आरोप लगता रहा कि वो अपने स्क्रैप के कारोबार में पुलिसकर्मियों को लगातार पैसे देता आ रहा है, जिसके चलते उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से उसने एक नाबालिग लड़की को किडनैप किया और उसके बाद उस पर रेप का आरोप लगा, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और फिलहाल उसके खिलाफ लगातार जो है कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच वो थाईलैंड भाग गया था और वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से रह रहा था, जहाँ पर उसको डिटेन कर लिया गया है और बहुत जल्दी ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस उसको लेकर वापस लाने की जो तैयारी है वो कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन आजम सिद्दीकी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के साथ साथ बीआरएस की नेता के कविता और चंद्रप्रीत सिंह को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब ये इन सभी को अदालत के सामने, राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने 7 तारीख को पेश किया। वहीं पतंजलि आयुर्वेदिक दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों का मामला सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर पहुंचा और अवमानना के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कड़ा रुख दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अजमुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच ने कड़े शब्दों में कहा कि विज्ञापन का आकार बड़ा करें, विज्ञापन में माफीनामा हाईलाइट करें, प्रोडक्ट्स का ऐड प्रमुखता से करें। केस की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को की जाएगी। रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी बालकृष्ण कोर्ट में मौजूद रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कड़े लहजे में सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि विज्ञापन परिषद ने ऐसे विज्ञापनों पर क्या कार्रवाई की है। आपके सदस्य दवाएं लिख रहे हैं, हम बच्चों, शिशुओं, महिलाओं को देख रहे हैं। केंद्र को इस पर जागना चाहिए। केंद्र सरकार ने नियम 170 का वापस क्यों लिया है? क्या ये मनमाना रंग बिरंगा अभ्यास नहीं है? क्या राजस्व पर आप ज्यादा चिंतित
नहीं दिख रहे। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर रामदेव और बालकृष्ण एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चौथी बार वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, लेकिन इस बार भी राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की तरफ से जो पतंजलि की तरफ से जो विज्ञापन दिए गए थे अखबारों में, उस पर नाराजगी जताई और कहा कि क्या ये उसी साइज के हैं जिस साइज पे विज्ञापन पतंजलि दिया करता है। ये भी कहा कि जो विज्ञापन है वो प्रमुखता से छपे होने चाहिए, बड़े साइज के होने चाहिए और माफ़ीनामे की बात उसमें होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसके बाद रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से एक बार फिर कहा गया कि वो एक बार फिर नए सिरे से विज्ञापन जारी करेंगे और हलफनामा दाखिल करेंगे। 30 अप्रैल का दिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। एक बार फिर दोनों को अपीयर होना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट उन विज्ञापनों को देखकर तय करेगा कि क्या उनको माफ़ी दी जाए या ना दी जाए। सबसे अहम मामला ये था, मुकुल रोहतगी ने ये कहा कि विज्ञापन 67 पब्लिकेशंस में दिए गए हैं, 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं था क्योंकि विज्ञापन बहुत छोटे दिए गए थे। उससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से विज्ञापन दिए जाने चाहिए। लेकिन इस मामले में अब एक बड़ी कवायद सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मुद्दे को जो है बड़े दायरे पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कोर्ट से ले गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम किसी एक विशेष पक्ष जो है उसके खिलाफ यहाँ नहीं बैठे हैं, उस पर बंदूक नहीं तान रहे, बल्कि पूरे मामले की जांच करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ, चाहे वो FCMG कंपनी हो जो खाने पीने की चीज़ें बनाती है, सौंदर्य उत्पाद बनाती है, या फिर दवा कंपनियाँ हो बड़ी बड़ी, उन सब पर एक तरह से रेडार सुप्रीम कोर्ट ने अब रेडार में वो आ गए हैं सब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी भी जांच करेंगे कि वो किस तरीके के विज्ञापन देते हैं। केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि हमें शिशुओं, स्कूल जाने वाले बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, सब के स्वास्थ्य की चिंता है। कानून का शासन होना चाहिए। किस किस तरह के भ्रामक जो है विज्ञापन दिए जाते हैं। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है तैयार सरकार को रहना चाहिए। सरकार से ये भी पूछा कि जो नियम 170 है, जो ये कहता था कि पहले इस तरह के विज्ञापन देने से पहले जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी की परमिशन हो, उसे क्यों उस पर रोक लगाई गई, क्यों स्टेट गवर्नमेंट्स को चिट्ठी दी गई। ये एक मनमाना फैसला था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर भी हम जांच करेंगे। ये एक बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो रामदेव के खिलाफ यहाँ पर आई थी, उस पर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी उंगली उठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पतंजलि की तरफ एक उंगली उठा रहे हैं, लेकिन 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठ रही हैं। क्यों ना आपकी भी जांच की जाए। आप अपना घर दुरुस्त करिए, क्योंकि डॉक्टरों पर हमेशा इस तरह के आरोप लगाए गए कि वो जो महंगी दवा है वो प्रेस्क्राइब करते हैं, रिकमेंड करते हैं। ऐसे में उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। इस दायरे को काफ़ी बड़ा कर दिया है। यानी पतंजलि नहीं, बल्कि जो और बड़ी बड़ी कंपनियाँ, चाहे वो FMCG हों या फिर दवा कंपनियां हों, डॉक्टर्स हों, उन पर सब पर अब सुप्रीम कोर्ट की नज़र रहेगी। और इस मुद्दे पर अगली सुनवाई है 7 मई को होगी, जब सरकार अपना पक्ष इस मुद्दे पर रखेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के टोंक में लोकसभा जो सीट है उस सवाई माधोपुर, उसके लिए वहां पर रैली की। कांग्रेस के ऊपर जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कर्नाटक के एक दुकानदार की पिटाई के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है। बजरंगबली की जय। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे?
जरा देश की जनता को वादा करो। साथियों, कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है, आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है, तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए आपको मंजूर है क्या? राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। गृहमंत्री अमित शाह आज प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां पर मालदा में उन्होंने एक रोड शो किया। उस रोड शो के बाद उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल से 30 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एक और तो दीदी आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो, और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध करती। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीएए नाबूद करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीएए को हाथ लगा कर देखे। हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी।